नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2 मई से बंगाल से बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। 4.5 साल पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता मुकुल रॉय टीएमसी में वापस आ गए हैं। कोलकाता में पार्टी मुख्यालय पर मुकुल रॉय ने अपने बेटे के संग टीएमसी में वापसी की और इसी के साथ सारे पुराने सियासी शिकवे दूर हो गए। दीदी ने दरिया दिली दिखाई, मुकुल रॉय को परिवार का बेटा बताया और मुकुल रॉय ने भी वापसी पर सुकून की सांस ली। ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय का स्वागत तो किया, लेकिन साथ साथ कड़ा संदेश भी दिया कि जिन लोगों ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ पार्टी के साथ गद्दारी की, उनके लिए पार्टी में रास्ते बंद हो चुके हैं। ये तस्वीर बीजेपी नेता मुकुल रॉय के घर वापसी की है। उस घर में वापसी जिसके वो बेटे हैं। कोलकाता से बंगाल के सीएम ममता ने ऐलान किया कि उनके परिवार में बेटे की वापसी का स्वागत है। उस बेटे की वापसी जिससे उनके कभी मतभेद नहीं थे। मुकुल रॉय की टीएमसी से 4.5 साल की दूरी शाम 4:30 बजे महज 4.5 सेकंड में खत्म हो गयी। पिता मुकुल रॉय के साथ बेटे ने भी पार्टी में वापसी की। দল আমাদের অলরেডি শক্তিশালী। আপনারা দেখেছেন আমরা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে অনেক কিছু ওর উপরও অত্যাচার কম হয়নি। আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। दीदी ने दरिया दिली दिखाई तो मुकुल रॉय भी बोल उठे कि लिखित में दूंगा कि पार्टी में क्यों वापस आया। सूत्रों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी से फोन पर 4 बार बात की। चुनाव से पहले ही मुकुल टीएमसी में आना चाहते थे। दरअसल मुकुल को पहले दिलीप घोष से दिक्कत थी। ज्वाइन करने के बाद उन्हें पार्टी ऑफिस में जगह तक नहीं मिली थी। बंगाल में जब ममता की प्रचंड जीत हुई तो वापसी के लिए मुकुल रॉय ने कोशिशें और तेज कर दी। दीदी की तरफ से हरी झंडी मिली तो अपने पुराने दफ्तर यानी टीएमसी के मुख्यालय पहुँचे और औपचारिक तौर पर घर वापसी का टिकट मिल गया। এই সভায় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো হচ্ছে, ভালো লাগছে। এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী। তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। सिर्फ मुकुल रॉय ही नहीं बल्कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो टीएमसी में आना चाहते हैं। लेकिन ममता ने आज साफ कर दिया कि जिन लोगों ने गद्दारी की है उनकी पार्टी में वापसी नहीं हो सकती है। मुकुल रॉय की वापसी के बहाने ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল, কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো মুখে বলতে পারছিল না। কিন্তু বিজেপি করা যায় না এবং বিজেপিতে যারা আছে তাদের নিষ্পেষণ এত বেশি, শোষণ এত বেশি, এত নির্দয় তারা যে তারা কোনো মানুষকে ভালোভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে দেয় না। মুকুলে চলে আসাটা এটাই প্রমাণ। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली बड़ी जीत के बाद कई पुराने सहयोगी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। इसमें मुकुल रॉय का नाम सबसे ऊपर था। मुकुल रॉय बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से बेचैन बताए जा रहे थे। यही वजह है कि वो अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटना चाहते थे। মুকুল আমাদের দলে এসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে, কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে, মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে, সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী অনেক বেশি দলকে নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন তাদের আমরা নেব না।
मुकुल रॉय टीएमसी में हुआ करते थे तो पार्टी का चेहरा भले ही ममता बनर्जी रही हों, लेकिन चुनावी प्रबंधन का काम मुकुल रॉय के कंधों पर हुआ करता था। बंगाल में टीएमसी के बूथ स्तर तक का प्रबंधन को संभालते थे। बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर ममता के 2 बार काबिज होने के पीछे मुकुल रॉय के चुनावी प्रबंधन का ही कमाल था। मुकुल रॉय खास तौर से टीएमसी के संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मुकुल रॉय को तृणमूल कांग्रेस की चुनावी सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी का 200 सीटों का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा नहीं पाया। उसके बाद मुकुल रॉय का धीरे धीरे लगने लगा कि बीजेपी पार्टी में उनका कद कम होते जा रहा है और कहीं न कहीं शुभेंदु अधिकारी का कद उनसे बड़ा होते जा रहा है। इसको लेकर आज मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभांशु राय ने फिर से अपने घर वापसी आए हैं और टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। तो आने वाले समय में और कयास लगाया जा रहा है कि जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी गए थे वो वापस टीएमसी में आएंगे। और जिस तरह से मुकुल रॉय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी यहाँ पे अपने टीम को मजबूत करने लगे हैं, तो आने वाले समय में और पता चल पाएगा कि बीजेपी के तमाम नेता वापस टीएमसी में आ सकते हैं। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। इधर पिछले 24 घंटे से दिल्ली में योगी ने ताबड़तोड़ मुलाकातें की। कल गृह मंत्री से मिले, आज 3 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली। पहले पीएम मोदी से 1 घंटे तक बातचीत हुई, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 घंटे तक मुलाकात हुई और शाम होते होते लखनऊ लौट गए और सवाल छोड़ गए कि आखिर इस मुलाकात में हुआ क्या, कल से चल रहे मंथन से निकला क्या। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सीएम योगी आदित्यनाथ इन बड़े चेहरों से मिले। कल गृह मंत्री अमित शाह और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उनकी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.25 घंटे तक बैठक चली। दोपहर 12:15 बजे सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास से बाहर आए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। योगी ने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ ताबड़तोड़ होने वाली बैठकों में क्या तय हुआ है, ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी, बीजेपी चीफ नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ योगी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। पार्टी नेताओं ने बताया कि पीएम और सीएम के बीच मुलाकात के दौरान यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैठकों में योगी ने कोरोना महामारी के दौरान उनकी सरकार के किए गए कामों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद और एमएलसी ए के शर्मा की जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। यूपी में अगले साल 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। स्थानीय चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी परीक्षा होने जा रही है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, तो लोकसभा में यहां से 80 सांसद चुनकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। प्रधानमंत्री निवास पर 1.5 घंटे नरेंद्र मोदी और योगी की मुलाकात 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से ये तय हो गया कि ये विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई नेता योगी से नाराज हैं और बीजेपी आलाकमान कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम केजरीवाल पर हमला करते हुए उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। रविशंकर प्रसाद ने यहां तक आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी की राशन माफिया के साथ सांठगांठ है। इस आरोप पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तीखा जवाब आया। दिल्ली में घर घर राशन पर जारी घमासान पर आज फिर
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए। बीजेपी ने घर घर राशन डिलीवरी करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि घर घर राशन पहुंचाने के पीछे केजरीवाल सरकार की मंशा घोटाले की है। जाहिर है आरोप बेहद गंभीर हैं। रिएक्शन तुरंत हुआ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए और बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी बता दिया। 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है 1,163 रुपए। 1,163 जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम भेजते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। ये बताएं साफ साफ कि अगर पिज्जा घर पहुंच सकता है तो गरीब आदमी का राशन क्यों नहीं घर पहुंच सकता। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के लोग अब तंग आ चुके हैं। देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती है। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड भी केंद्र सरकार की योजना है। देश के सिर्फ 3 प्रदेश इससे नहीं जुड़े हैं, जिनमें असम, दिल्ली और बंगाल शामिल हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, दवा पहुंचा नहीं सके, लेकिन अब अनाज का जुमला लेकर आए हैं। इधर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक मोदी सरकार को घेरा। देश के अलग अलग शहरों में इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया। दिग्विजय सिंह से लेकर सुरजेवाला तक सड़क पर उतरे और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस प्रदर्शन की कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने अगुवाई की। ये विरोध प्रदर्शन ज्यादातर पेट्रोल पंप के आसपास हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अलग अलग जगहों पर कहीं घोड़ा गाड़ी खींचकर तो कहीं बैल से ट्रैक्टर को खींचकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे आप देखिए पेट्रोल पंप पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को जो है वो भी आड़े हाथों लिया गया है और तमाम जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कि घोड़ा गाड़ी में जो है वो कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी हैं। सर, प्रदर्शन का ये तरीका बेहद अनूठा है, लेकिन लगता है कि अब यही माध्यम रह गया एक जगह से दूसरे जगह जाने। देखिए क्या करें, ये दुनिया भर में कच्चा क्रूड सस्ता होने के बावजूद हमारे देशवासियों के ऊपर जो लूट चल रही है, तो हम ये सिंबॉलिक कर रहे हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हो। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैल से ट्रैक्टर को खींचकर अपना विरोध जताया। भोपाल में इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने की। भोपाल में पेट्रोल पंप के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। दिग्विजय के साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने के साथ महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पेट्रोल और डीजल और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखाता हूं भोपाल की। यहाँ पर खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर पेट्रोल पंप के ठीक सामने धरने पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं। और ये पूरा विरोध है महंगाई के खिलाफ। जिस तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और चाहे खाद्य पदार्थों के या रसोई गैस के, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैट यहाँ पर लिया जाता है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पे 33% और डीजल पे 23% वैट टैक्स लगता है। इसके अलावा सरकार यहाँ पर सेस भी लेती है। 4 रुपये 50 पैसे का यहाँ अतिरिक्त तौर पर सेस भी लिया जाता है। डीजल पर भी 3 रुपये का सेस यहाँ पर लिया जाता है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम
पूरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, मध्य प्रदेश की। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ साथ खुद अपने हाथों पर ये पोस्टर और तख्तियाँ देकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। इधर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज सुबह सुबह मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दें कि दोनों की ये मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद हुई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पवार पीके की मीटिंग के मायने क्या हैं? बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बिसात बिछाने और ममता को जीत दिलाने के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो अब इस काम को छोड़ रहे हैं। लेकिन आज सुबह 10 बजे जब वो मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शराब न करने का उनका बयान क्या यूं ही सामने आया था। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। वैसे तो परिवार और पार्टी के लोग कहते हैं कि वो उनकी खराब तबीयत का हाल जानने पहुंचे थे और ये भेंट औपचारिक थी। माझी मतं फार स्पष्ट असतात। मी तिथं काही गोष्टी त्यांनी चांगलंच केलेलं आहे, त्याचं मी कौतुकच केलं, परंतु काही बारकावे जे तुमच्याही नजरेत येणार नाही ते माझ्या नजरेत येतात। आपको बता दें कि साल 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चाएं गर्म है। भीतर खाने कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है, इसलिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिस पर विपक्ष एकजुट हो सके। इसलिए इस मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी और कांग्रेस के बिना यूपीए के गठन की संभावना तलाश रहे हैं। साथ ही शरद पवार से इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि कांग्रेस के साथ मिलकर क्या यूपीए 2 को और मजबूत बनाया जा सकता है। एक संभावना यह भी है कि एनसीपी के लिए प्रशांत किशोर की टीम काम कर सकती है। प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बतौर रणनीतिकार काम कर चुके हैं। इसीलिए इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ वो रणनीति बनाने के लिए कोशिशों में जुटे हैं। बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने भले ही ये दावा किया हो कि वो अब चुनावी रणनीतिकार की भूमिका नहीं निभाएंगे, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक नए विकल्प की तलाश में है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।